हेलो दोस्तों, कैसे हो सब। मैं नित्यानंद प्रजापति आपका आनंद कैरियर क्लासेस में स्वागत करता हूं। पिछले हमने बायोलॉजी के पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा अंतःस्रावी ग्रंथियां तथा उससे निकलने वाले हार्मोन्स, जिसमें हमने मस्तिष्क में दो बताए थे। मस्तिष्क में दो पीयूष और पीनियल पीयूष ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन, उनमें 3 भाग पाए गए थे। अग्र भाग से निकलने वाला हार्मोन, मध्य भाग से निकलने वाला हार्मोन और उसके पश्च भाग से निकलने वाला हार्मोन। पश्च भाग से निकलने वाले 2 हार्मोन थे ऑक्सीटोसिन और बेसोप्रोसिन। हमने इन सब का जिक्र बहुत अच्छी तरह से किया। उसके बाद हम देखे कि गले की जो ग्रंथि है, जिसे हम थायराइड ग्रंथि कहते हैं, वो ग्रंथियां, उनसे निकलने वाले हार्मोन्स थायरॉक्सिन हार्मोन होता है। इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो थायराइड ग्रंथि की हम चर्चा कर रहे हैं। थायराइड ग्रंथि, देखिए भाई, थायराइड ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन थायरॉक्सिन हार्मोन होता है। अब इसके पहले हम जान ले थायरॉक्सिन हार्मोन बनता कैसे है। थायरॉक्सिन हार्मोन, थायरॉक्सिन हार्मोन अर्थात थायराइड ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन। ये थायरॉक्सिन जो हार्मोन है, ये हमारे गले में पहले से, हमारे गले के अंदर पहले से थायरोग्लोबिन प्रोटीन होती है। जब हम भोजन करते हैं तो भोजन में आयोडीन मिला होता है, सबको पता है। तो वह आयोडीन जाकर जो थायरोग्लोबिन प्रोटीन होती है उससे क्रिया कर जाती है। अब क्रिया करने के बाद जो रिजल्ट बनता है वही थायरॉक्सिन हार्मोन कहलाता है। तो कह सकते हैं कि गले में थायरोग्लोबिन प्रोटीन होती है, थायरोग्लोबिन प्रोटीन होती है। जब हम भोजन करते हैं तो उस भोजन से हमें जो आयोडीन मिलता है वो इससे प्लस कर जाता है, आयोडीन। अब ये जब प्लस हो जाएंगे तब बताइए कि किस हार्मोन का निर्माण होगा। थायरॉक्सिन हार्मोन का निर्माण होगा। तो बताइए, गले में पाए जाने वाले जो प्रोटीन होती है उसे हम लोग थायरोग्लोबिन प्रोटीन कहते हैं। जब बाहर से भोजन लेते हैं तो उसमें आयोडीन मिला होता है, वही दोनों मिलकर बना देते हैं थायरॉक्सिन हार्मोन। अब ये थायरॉक्सिन हार्मोन करता क्या है, जाहिर सी बात है दिमाग में हमारे उत्पन्न होगा थायरॉक्सिन हार्मोन क्या काम करता है आखिर। तो ये थायरॉक्सिन हार्मोन हमारे अंदर या हमारे शरीर में उपापचय का नियंत्रण करता है। तो कहेंगे थायरॉक्सिन हार्मोन उपापचय का नियंत्रण करता है, उपापचय का नियंत्रण करता है, उपापचय का नियंत्रण करता है। अर्थात जितने भी अंग हैं सबकी जो क्रिया होती है वो उपापचय के अंतर्गत होती है, उसी का यह नियंत्रण करता है। अब बात यह है कि जो घेघा रोग होता है, पूछा जाएगा किसकी कमी से होता है। तो कहा जाएगा, कहते हैं लोग कि जो घेघा रोग होता है वो आयोडीन की कमी से होता है। किसकी कमी से होता है? आयोडीन की कमी से होता है, कमी से होता है। तो आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? घेघा रोग होता है। कौन सा रोग होता है? घेघा रोग होता है। तो आयोडीन की कमी से, एक्चुअली वह आयोडीन की कमी से नहीं होता है। तो ये चीज़ें अगर दी हों ऑप्शन में कि थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी की वजह से होता है, किसकी? थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी की वजह से अगर होगा तो ए वाला ऑप्शन सही होगा। उस दशा में आयोडीन वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। अगर ये थायरॉक्सिन हार्मोन नहीं है तब आयोडीन वाला ऑप्शन सही होने वाला है। कहने का अर्थ ये है कि अगर थायरॉक्सिन है तो घेघा रोग थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी की वजह से होता है, लेकिन अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो आयोडीन सही होगा। मान लेते हैं कि आयोडीन भी नहीं ऑप्शन में दिखा, तो उस समय थायरोग्लोबिन प्रोटीन की कमी से हम लोग घेघा रोग को बताएंगे कि घेघा रोग जो होता है थायरोग्लोबिन प्रोटीन की वजह से या उसकी कमी की वजह से होता है। तो बताइए
थायरॉक्सिन हार्मोन किनके मिश्रण से बनता है या किनके मिलने से बनता है? थायरोग्लोबिन प्रोटीन जो हमारे गले के अंदर होती है। आयोडीन, जब हम भोजन करते हैं तो उसी भोजन के साथ आने वाला आयोडीन जो होता है वो मिलकर थायरॉक्सिन हार्मोन का निर्माण कर देता है। अब थायराइड ग्रंथि से जुड़े हम लोग 4 प्रकार के रोगों के बारे में हम पढ़ चुके हैं। HBL30 में कीर्ति मिस गाते गाते हंस देती थी, ये हमारा पहले लेक्चर में ये सब बातें आपको देखने को मिलेंगी। अब थायराइड ग्रंथि के बाद हम लोग आगे चलते हैं पैराथायराइड ग्रंथि, जो इसी गले में ही पाई जाने वाली है। तो देखते हैं गले में पाई जाने वाली जो ग्रंथि होगी, गले में पाई जाने वाली ग्रंथि पैराथायराइड ग्रंथि। चलिए भाई, पैराथायराइड ग्रंथि हेडिंग लगाते हैं, पैराथायराइड ग्रंथि। ये भी गले में पाई जाने वाली ग्रंथि है, ये भी गले में पाई जाने वाली ग्रंथि है। अब बात यह है कि इससे कौन सा हार्मोन निकलता है? ग्रंथि है, इनसे निकलते हैं हार्मोन, और वही हार्मोन सीधे इंजेक्ट हो जाता है ग्रंथियों द्वारा ब्लड में। तो पैराथायराइड ग्रंथि से निकलने वाला जो हार्मोन होता है उसे हम लोग कहते हैं पैराथायराइड पैराथार्मोन हार्मोन, यानी पैराथायराइड ग्रंथि से निकलने वाला जो हार्मोन है उसे हम लोग पैराथार्मोन हार्मोन के नाम से जानते हैं। अब ये हमारे शरीर में क्या काम करने वाला है? ये हमारे शरीर में कैल्शियम और फास्फोरस का नियंत्रण करता है। याद रखना बहुत इम्पोर्टेंट है, इसका कार्य है यह हमारे शरीर में कैल्शियम तथा फास्फोरस का नियंत्रण करता है। तो बताइए, गले में पाई जाने वाली कितनी ग्रंथियां? 2 ग्रंथियां, एक थायराइड ग्रंथि, एक पैराथायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन थायरॉक्सिन हार्मोन किनके मिलने से बनता है? थायरोग्लोबिन प्रोटीन और आयोडीन के मिलने से बनता है। पैराथायराइड ग्रंथि में किससे निकलने वाले हार्मोन का नाम है पैराथार्मोन हार्मोन। इसका क्या काम है? यह कैल्शियम तथा फास्फोरस का नियंत्रण करता है। अब जरा इसकी बात कर लेते हैं, एक भी बातें हम इसमें छोड़ेंगे नहीं, सभी के सभी एकदम इम्पॉर्टेंट है, ये सब एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। जो कैल्शियम है इसके 4 काम बहुत महत्वपूर्ण है, आप पूछे भी जाते हैं, तो देख लेते हैं। पहले इसको आप उतार लीजिए अपने नोट में, ठीक है। देखते हैं भाई, बात करते हैं कैल्शियम के 4 कार्य। कैल्शियम के 4 कार्य प्रमुख जो होंगे उन्हीं को हम लिखवाएंगे, जो प्रमुख हैं उन्हीं को लिखवाया जाए। कैल्शियम के 4 कार्य जो क्या हैं? प्रमुख हैं। तो इसको ट्रिक से याद कर लेंगे, बहुत जल्दी याद हो जाएगा। कहेंगे बीबी का मन नियंत्रित करता है, बीबी का मन नियंत्रित करता है। अब कोई पूछे कैल्शियम के 4 कार्य आप बताइए, तो कहेंगे ये कैल्शियम जो है बीबी का मन नियंत्रित करता है। हाँ, बीबी का मन नियंत्रित करता है। तो बी से हो गया बोन फॉर्मेशन, यानी हड्डियों का निर्माण करता है। बोन फॉर्मेशन होता है, हड्डियों का निर्माण करता है। एक है ब्लड क्लॉटिंग हो गया। क्या हो गया भाई? ब्लड क्लॉटिंग हो गया। अब मन से हो गया मसल्स का संकुचन करता है। और नियंत्रित से हो गया न्यूरॉन का विकास, न्यूरॉन
का विकास, न्यूरॉन का विकास। तो बताइए कैल्शियम के 4 प्रमुख कार्य आपको याद हो गए। बीबी का मन नियंत्रित करता है, 4 प्रमुख कार्य बार बार पूछा जाता है, इस ट्रिक के माध्यम से आप इसको याद कर लेंगे। बीबी का मन नियंत्रित करता है अर्थात बोन फॉर्मेशन, ब्लड क्लॉटिंग, मसल का संकुचन और न्यूरॉन का विकास। तो और फास्फोरस का क्या काम है? फास्फोरस का काम देखते हैं भाई, इसको आप उतार लीजिए। हाँ, अब देखते हैं फास्फोरस के काम। कैल्शियम के तो हो गए। फास्फोरस का काम होता है, हड्डियों में जो चमक आती है वो फास्फोरस के कारण आती है। तो फास्फोरस हड्डियों में चमक उत्पन्न करता है, चमक उत्पन्न करता है। जो हड्डियों की चमक होती है वो फास्फोरस के कारण होती है, जबकि हड्डियों का निर्माण अगर कहें तो कैल्शियम के कारण होती है। कैल्शियम के 4 कार्य, बीबी का मन नियंत्रित करता है, बोन फॉर्मेशन, ब्लड क्लॉटिंग, मन से हो गया मसल्स का संकुचन, और इसके बाद हो गया आपका न्यूरॉन का विकास नियंत्रित करना से। फास्फोरस क्या काम करता है? फास्फोरस हड्डियों में चमक उत्पन्न करता है। अब फास्फोरस और कैल्शियम पर कंट्रोल किसका होता है, नियंत्रण किसका होता है? वो होता है पैराथार्मोन हार्मोन। ये पाए कहाँ जाते हैं? पैराथायराइड ग्रंथि से ये निकलने वाले हार्मोन होते हैं जो पाए जाते हैं, आइए काम करते हैं। अब आपको बात बताएं, इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट, हमारा जो ब्लड है उसमें 100 ml का अगर हम अनुपात लें, 100 ml रक्त में 11 mg कैल्शियम होता है। बहुत इम्पोर्टेंट, 100 इम्पोर्टेंट, इसको स्टार मार्क में उतारेंगे। 100 ml रक्त में 11 mg कैल्शियम होता है, 11 mg कैल्शियम होता है। अब अगर 100 ml रक्त में 11 mg कैल्शियम होता है, तो कभी अगर कैल्शियम कम हो जाए 11 mg से 100 ml रक्त में, तो ऐसी दशा में पैराथायराइड ग्रंथि से पैराथार्मोन हार्मोन निकलने लगता है और वो हड्डियों से जाता है, हड्डियों से एकदम काट कर जो कैल्शियम होता है लाता है पूरे ब्लड में, उसको ट्रांसफ़र करके उस अनुपात को पूरा कर देता है, 11 mg कैल्शियम की पूर्ति कर देता है। जैसे हम कह दें कि 11 mg से घटकर 8 mg हो गया। अब भाई 3 mg कैल्शियम की हमें कमी पड़ रही, तो ये पूर्ति कहाँ से होगी? अभी हम बाय कैल्शियम नहीं ले पा रहे हैं, तो ये पूर्ति कहाँ से होगी? तो आकस्मिक स्थिति में ही पैराथायराइड ग्रंथि से ही पैराथार्मोन हार्मोन निकलता है और हड्डियों के पास जाता है, हड्डियों से कैल्शियम लेकर आता है। और वही अब हड्डियों से कैल्शियम लेकर आया तो बताओ हड्डियां कमज़ोर हुई कि नहीं? हड्डियां कमज़ोर हो जाएंगी, और ये लेकर आता है, पूर्ति तो करा देता है, लेकिन उसकी अधिकता, मान लीजिए कि उसकी अधिकता हो जाए तो बहुत अधिक हड्डियों से कैल्शियम ले लेगा। अब चूंकि हड्डियां कैल्शियम से ही बनी हुई हैं, पता चला कि हड्डियों से कैल्शियम लेकर आया, हड्डियां ही कमज़ोर हो गई, तो एक रोग वहाँ पर ये देखने को मिलेगा। और दूसरा ये है कि मान लो कि 8 mg हो जाता है कैल्शियम, अब पता चला कि पैराथायराइड ग्रंथि से जो हार्मोन निकलने वाला वो निकल ही नहीं रहा, उसकी कमी हो गई। इस कमी की वजह से जो हड्डियां हैं ऐसे टेढ़ी हो जाती हैं, कभी लकवा, हम लोग लकवा की वजह से शिकायत कर देते हैं, लकवा है, वैसी दशा में पेट दर्द होने लगता है, सर दर्द होने लगता है, मांसपेशियां दुखने लगती हैं, जिसे हम लोग टिटैनी के नाम से जानते हैं। यानी मांसपेशियों का दुखना, सर दर्द होना, पेट दर्द होना, हड्डियां ऐसे टेढ़ी हो जाना, जैसे लकवा मार देना, ये सब टिटैनी कहलाता है। कहीं अधिकता जब हो जाएगी तो हड्डियां कमज़ोर हो जाएंगी। वैसी दशा में जैसे मान लीजिए कि कोई गाड़ी चलाने जा रहे हैं, बस ऐसे ब्रेक, ऐसे क्लच लिए, बस ये हड्डियां टूट कर नीचे गिर गई, टूट जाएंगी ऐसे परपरा के। जब टूट जाएंगी इसको बोलते हैं ऑस्टियोपोरोसिस रोग। ऑस्टियोपोरोसिस रोग अर्थात हड्डियों का टूटना वाला रोग ऑस्टियोपोरोसिस कहलाता है। ऑस्टियो माने हड्डी होती है, अब पोरोसिस टूट जाती हैं हड्डियाँ,
तो कहलाते हैं ये ऑस्टियोपोरोसिस रोग। तो अब इसको थोड़ा नोट कर लेते हैं। हमें कहेंगे यदि, भाई इसको स्टार मार्कर लिखना है, यदि 11 mg कैल्शियम से कम कैल्शियम हो जाए, तो पायराथार्मोन हार्मोन निकलता है और हड्डियों से कैल्शियम लेकर आता है, ब्लड में पूर्ति करा देता है। हड्डियों से कैल्शियम लेकर ब्लड में पूर्ति करा देता है। देखो, अगर ये साफ साफ नहीं दिख रहा होगा तो हम इसको एक बार पढ़ देते हैं, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। यदि 11 mg कैल्शियम से कम हो जाए, कैल्शियम, तो पैराथार्मोन हार्मोन निकलने लगता है। हड्डियों से कैल्शियम लेकर, यानी ये पैराथार्मोन हार्मोन हड्डियों से कैल्शियम लेकर ब्लड को लाता है, दे देता, ला भैया अपनी अब पूर्ति करा लो इससे, तो पूर्ति करा देता है, जिससे वो पूरा हो जाता है। अब ऐसे में होता क्या चीज़ है, मान लीजिए, इसको मिटा दें, अब मान लीजिए कि पैराथार्मोन हार्मोन की कमी हो जाए, ये पहला लिखवा रहे, इसमें पहला लिखवा रहे कि कमी हो जाए, तो ऐसी दशा में जो रोग होगा उसे हम लोग कहेंगे टिटैनी रोग। अभी बताए कि हड्डियां टेढ़ी हो जाती हैं, ऐसा लगता है लकवा मार दिया या लकवा मार देता है, पेट दर्द होने लगता है, मांसपेशियां दुखने लगती हैं, ये सभी लक्षण उसमें देखने को मिलते हैं। लेकिन अगर अधिकता हो जाए तो जो रोग होगा उस रोग को हम लोग ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस लिख लेना भाई, सुनकर एकदम आवाज़ आराम से लिख लेना। ऑस्टियोपोरोसिस रोग हो जाता है। ऑस्टियोपोरोसिस रोग का मतलब होगा हड्डियों का टूटना। तो हड्डियों का टूटना ऑस्टियोपोरोसिस रोग होता है। कब होता है, जब पैराथार्मोन हार्मोन की अधिकता हो जाती है। टिटैनी रोग मतलब हड्डियां टेढ़ी बेढ़ी हो जाना। तो इस जो रोग होता है टिटैनी, वो इसकी कमी की वजह से होता है। अब ये बात हम करते हैं कि दोनों रोग तो हो गए, इसको याद करने के लिए एक सरल माध्यम आपको देते हैं, बहुत जल्दी याद हो जाएगा। एक सरल माध्यम देते हैं, जैसे इसके लिए हम ट्रिक अगर बनाएं तो याद करेंगे PTO, मत समझना प्लीज टर्न ओवर, कृपया पन्ना पलटिए। ये होगा पैराथार्मोन हार्मोन, यानी बात किसकी हम कर रहे हैं, पैराथार्मोन हार्मोन। इसकी वजह से जो होता है रोग, T से टिटैनी हो जाएगा और O से होगा ऑस्टियोपोरोसिस। उम्मीद है कि ये दोनों रोग समझ में आए होंगे। ये दोनों गले से निकलने वाला जो पैराथार्मोन हार्मोन है उसकी कमी या वृद्धि की वजह से हो जाता है। नॉर्मल होने पर कुछ नहीं होता, नॉर्मल है तो मतलब स्वस्थ शरीर है, लेकिन अगर इसकी कमी हो जाए तब भी रोग है, अधिकता हो जाए तभी रोग है। कोई भी अगर हार्मोन हो, कमी होगी तभी रोग आएगा, अधिकता हो जाएगी
तभी रोग आएगा। ऐसे के बाद अगर हम देखें तो दो हम सर में पढ़ चुके हैं, दो कपार की ग्रंथियां हो चुकी हैं, पीयूष और पीनियल। दो जो गले की ग्रंथियां हैं हो चुकी हैं, थायराइड ग्रंथि और पैराथायराइड ग्रंथि। उसके बाद आते हैं हम चेस्ट पर। ऐसे 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 क्रम बढ़ते रहेंगे। जब चेस्ट पर आएंगे तो चेस्ट को पहले बात बोलते हैं थाइमस ग्रंथि। थाइमस ग्रंथि, तो ये थाइमस ग्रंथि जो होती है इस चेस्ट में पाई जाती है। अब पूछ रहा है सवाल कि बताओ थाइमस ग्रंथि कहाँ पाई जाती है। कोई कह रहा है कि टंगरी में पाई जाती है, कोई कह रहा है हाथ में पाई जाती है। अरे चेस्ट में पाई जाने वाली ग्रंथि है। थाइमस ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? चेस्ट में पाई जाने वाली ग्रंथि होती है। पूछा जाएगा कि चेस्ट में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है, तो आप कहेंगे थाइमस ग्रंथि पाई जाती है। अभी थाइमस जो ग्रंथि है इससे निकलने वाले हार्मोन्स देखते हैं भाई। जो थाइमस ग्रंथि से इससे एक ही हार्मोन निकलता है, वो होता है थाइमोसिन हार्मोन। थाइमोसिन हार्मोन। तो बताओ, थाइमस ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन थाइमोसिन हार्मोन होता है। ये चेस्ट कैविटी बनाता है, चेस्ट कैविटी बनाता है या बनाए रखता है, बनाए रखता है। यह चेस्ट कैविटी बनाए रखता है। जो आवरण होता है चेस्ट के ऊपर, या चेस्ट के ऊपर जो आवरण हम पाते हैं यानी मजबूती पाते हैं, ये सब हार्मोन्स जो होते हैं चेस्ट कैविटी का निर्माण करते हैं, जो चेस्ट जिनसे सुरक्षित रहता है। अब बात ये होती है, इसकी खास बात पूछा गया था कि ये बताओ कौन सा हार्मोन है या कौन सी ग्रंथि है जो बुढ़ापे में विलुप्त हो जाती है। तो कहना वो थाइमस ग्रंथि है जो बुढ़ापे में विलुप्त हो जाती है। थाइमस ग्रंथि बुढ़ापे में विलुप्त हो जाती है, इसीलिए जो ओल्ड पीपल होते हैं या पर्सन होते हैं उनका जो थाइमस, उनका चेस्ट कमज़ोर हो जाता है वैसी दशा में। ठीक, मार ओढ़ देने पर टूट जाएगा, ऐसा समझ लो। तो इसका मतलब कि बताओ कौन सी ग्रंथि है जो बुढ़ापे में विलुप्त हो जाती है। तो बुढ़ापे में विलुप्त होने वाली ग्रंथि है, बुढ़ापे में विलुप्त होने वाली ग्रंथि, तो पूछा जाएगा। थाइमस ग्रंथि चेस्ट में पाई जाती है। थाइमस ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन थाइमोसिन हार्मोन है। क्या करता है? चेस्ट कैविटी बनाए रखता है। बुढ़ापे में विलुप्त होने वाली यही ग्रंथि होती है जिसे हम लोग थाइमस ग्रंथि के नाम से जानते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, मिटा दें। जैसे जैसे आप फास्ट पढ़ाते जा रहे हैं आप इसको नोट डाउन करते जाइए, ठीक है। एग्ज़ाम एकदम समझ लीजिए क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। इससे जितने भी प्रश्न होंगे सभी के सभी आपके होने वाले प्रश्न हैं। अब देखिए, जैसे इसके बाद हम लोग पढ़े थे जो चेस्ट पर, अब एड्रीनल ग्रंथि की बात करते हैं। किडनी के ऊपर पाई जाने वाली ग्रंथि एड्रीनल ग्रंथि। तो एड्रीनल ग्रंथि पूछा जाएगा एक ग्रंथि कहाँ पाई जाती है, तो कहेंगे किडनी के ऊपर पाई जाती है। किडनी के ऊपर पाई जाती है। तो बताइए, किडनी के ऊपर पाई जाने वाली ग्रंथि एड्रीनल ग्रंथि होती है। इस एड्रीनल ग्रंथि के उपनाम दिए गए उनके कार्य के अनुसार। इस ग्रंथि को पूछा गया था कि एड्रीनल ग्रंथि को, इसमें से एड्रीनल ग्रंथि है कौन, तो उसमें दिया था 3F या 4S। तो इस ग्रंथि को 3F या 4S ग्रंथि के नाम से जानते। क्यों जानते हैं अभी आगे बताते हैं। इस ग्रंथि को 3F या 4S ग्रंथि कहते हैं, 4S ग्रंथि कहते हैं। अब 3F का मतलब कि 3 विशेष हार्मोन आपको देखने को मिलेंगे, या चौथा विशेष हार्मोन, 4 विशेष हार्मोन आपको देखने को मिलेंगे। तो 3 विशेष हार्मोन पहले हम बात कर लें। पहले संरचना देखते हैं, इसकी संरचना, एड्रीनल ग्रंथि की जो संरचना होती है। तो इस संरचना देखो, हम ऐसे रफली डायग्राम पर समझ सकते हैं।
ये जो दो भाग में बटा होता है, एड्रीनल ग्रंथि का जो दो भाग बटा होता है, ऊपर वाला कार्टेक्स कहलाता है और नीचे वाला मेडुला कहलाता है। ऊपर वाला कार्टेक्स कहलाएगा, नीचे वाला मेडुला भाग कहलाएगा। अब कार्टेक्स से 3 हार्मोन निकलते हैं, कार्टेक्स से 3 हार्मोन निकलते हैं। पहला एल्डोस्टेरॉन, फिर कार्टिसॉल और फिर होगा सेक्स हार्मोन। तो कार्टेक्स भाग जो ऊपरी भाग होता है, जो एड्रिनल ग्रंथि का ऊपरी भाग होता है, वो कार्टेक्स के नाम से जाना जाता है। कार्टेक्स भाग से जो हार्मोन 3 निकलते हैं, एल्डोस्टेरॉन, कार्टिसॉल और सेक्स हार्मोन। मेडुला से 2 निकलते हैं, मेडुला भाग से एड्रिनलिन और एक और होता है नार एड्रिनलिन। एक एड्रिनलिन, एक नार एड्रिनलिन हार्मोन होता है। तो इस तरह अगर देखा जाए, इसको मिलाया जाए, इसको एड्रिनलिन ही हार्मोन के नाम से टोटल मिलाकर कहा जाता है। 3 1 4 हो जाते हैं, जबकि 3F यही होता है, इसी को कहते हैं 3F। यानी 3F या 4S के नाम से जो ग्रंथि जानी जाती है वो एड्रिनल ग्रंथि होती है। तो बताइए, एड्रिनल ग्रंथि की संरचना के 2 भाग होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं? कार्टेक्स और मेडुला। कार्टेक्स जो भाग होता है एल्डोस्टेरॉन, कार्टिसॉल और सेक्स हार्मोन होता है उससे निकलने वाले, और मेडुला से निकलने वाला है एड्रिनलिन, नार एड्रिनलिन हार्मोन। अब बात ये है, एल्डोस्टेरॉन क्या काम करता है? तो देखते हैं एल्डोस्टेरॉन हार्मोन। चलिए इसको हम अगले पार्ट में देखते हैं। ठीक, तब तक के लिए धन्यवाद।